ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ सेल साइकिल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एमडी कैट यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया है। इसमें आप क्या स्टडी कर रहे हो? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हमने कंप्लीट किया था सेल से रिलेटेड डिटेल्स, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या है, इसमें हमने क्या चीज़ें स्टडी करनी है, क्या कुछ देखना है। सेल साइकिल में आपने ख़ास तौर पर सेल साइकिल्स की डिटेल्स क्या होती हैं, सेल साइकिल, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे सेल डिवीज़न की टाइप्स, माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस की डिफरेंट फेजेस क्या हैं, इसी तरह फिर आगे जाओगे उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट रिडक्शन डिवीज़न की तरफ आना है, मियोसिस की तरफ आएंगे और मियोसिस की डिटेल्स और मियोसिस से रिलेटेड जो भी उसके सिग्निफिकेंस। ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इसका यूनिट नंबर 1 यानी सेल बायोलॉजी का हमने से पहले डिस्कस किया था। सेल से रिलेटेड सेकंड पार्ट इसका आ जाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि व्हाट इज़ सेल साइकिल, और फिर उसके बाद हम इसकी मेजर फेजेस की तरफ आएंगे। सिस्टमेटिकली इसको हमने लेकर आगे चलना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेल साइकिल। बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ फेजेस हैं। सीक्वेंस ऑफ फेजेस में आप क्या देखते हो कि सबसे पहले इसमें पीरियड ऑफ ग्रोथ आ जाता है, पीरियड ऑफ ग्रोथ, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और फिर थर्ड इवेंट इसमें आ जाता है सेल डिवीजन। तो आप देखेंगे क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फेजेस या सीक्वेंस ऑफ आप कह सकते हो इवेंट्स। ये जो कि जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, पीरियड ऑफ ग्रोथ, पीरियड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन। ये तमाम जो ये फेजेस हैं, ये तमाम जो इवेंट्स हैं, ये एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं इन अ साइक्लिक पाथ। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल का नाम देते हैं। यानी सीक्वेंस ऑफ फेजेस विच इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन इन साइक्लिक पाथ इज कॉल्ड सेल साइकिल। इसे हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। अब सेल साइकिल को आप 2 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। 2 मेन फेजेस में इसको आप डिवाइड करोगे। 2 मेन फेजेस में सबसे पहले क्या आएगा, इंटरफेज, फिर उसके बाद माइटोसिस। तो 2 मेजर फेजेस में आपने इसको डिवाइड किया, इंटरफेज और उसके बाद माइटोसिस यानी सेल डिवीजन। इंटरफेज के बारे में आपको मालूम हो कि इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज जो होता है ये बेसिकली इंटर मीन क्या होता है, बिटवीन फेज, उसके मरहले को कहते हैं। यानी इंटरफेज जो होता है कि द फेज बिटवीन द 2 सेल डिवीजन्स, 2 सेल डिवीजन के दरमियान वाला जो फेज़ होता है उसे आप इंटरफेस कहते हैं। या आप कह सकते हैं द फेज ऑफ द सेल साइकिल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन अप टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। तो कंसेक्यूटिव फेजेस हैं, 1 सेल डिवीजन और उसके बाद नेक्स्ट सेल डिवीजन। तो 1 सेल डिवीजन का क्या होगा एंड, और दूसरी सेल डिवीजन का क्या होगा स्टार्ट। इनके दरमियान जो फेज़ होगी इसको हम टेक्निकली क्या नाम देंगे, इंटरफेस का नाम देंगे। अब इसी तरह से उसके बाद नेक्स्ट कौन सी फेज़ आ जाती है, सेल डिवीजन, जिसको आप क्या कह रहे हो, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, अब आगे चलकर सेल डिवाइड होगा। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करना होगा, इंटरफेस के बारे में डिस्कस करना होगा। इंटरफेस में आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरफेस जो है ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये रेस्टिंग फेज़ है, लेकिन इन रियलिटी अगर आपसे बात की जाए तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज़ कहलाती है किसकी, सेल साइकिल की।
रीज़न क्या होती है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, इस फेज के दौरान उसकी क्या होती है, डबलिंग होती है। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। इस इंटरफेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 सब फेजेस में, 3 सब फेजेस में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब 3 सब फेजेस कौन कौन सी हैं, इसमें देखिए नंबर 1 आ जाएगा इसमें G1 फेज, फिर उसके बाद नंबर 2 इसमें आ जाता है S फेज, और फिर तीसरे नंबर पे इसमें क्या आ जाएगा, G2 फेज। तो इस तरह इसको हम 3 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो हमने सबसे पहले क्या देखना होगा कि G1 फेज क्या होती है, फिर उसके बाद S फेज, और उसके बाद हम किसकी तरफ आएंगे, G2 फेज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि इसको हम सिस्टमेटिकली लेकर आगे चल रहे हैं, हमने G1 फेज के बारे में देखना होगा। G1 फेज, आपको पता हो कि ये G का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज़ यूज फॉर गैप। इसको गैप 1 फेज का नाम भी देते हैं, गैप 1 फेज। अब ये किसके बाद स्टार्ट हो रही है, यानी एक सेल डिवीज़न कंप्लीट हुई है, उसके बाद अगली सेल डिवीज़न स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हम ये फर्स्ट फेज, एक सेल डिवीज़न की कंप्लीशन के बाद जो फर्स्ट फेज होगी दैट इज़ कॉल्ड G1 फेज, इसको गैप 1 फेज का नाम देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो डिफरेंट हमें इसमें इवेंट्स नज़र आएंगे उनको हमने देखना होगा कि इसमें सबसे पहले सेल जो होता है इट विल बिकम इनलार्ज, सेल इसमें क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। फिर इसी तरह से इसमें सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशली प्रोटीन्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एंजाइम्स, एंजाइम्स की सूरत में होती है। इनकी क्या होगी, इसमें सिंथेसिस होती है। ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है, यानी आप ये समझ लीजिए कि एंजाइम्स की फॉर्म में। इसी तरह से इसमें फिर आप बेस यूनिट्स जो होते हैं, बेस यूनिट्स वो किसके लिए होते हैं, बेस यूनिट्स ये डीएनए सिंथेसिस के लिए। ये यहाँ पर क्या होते हैं, ये बनना शुरू हो जाते हैं। ये किस में आपको नज़र आ रही है चीज़ें, G1 फेज में सेल बिकम्स इनलार्ज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन ये सिंथेसाइज हो रही हैं। डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पर क्या है, बन रहे हैं। बेस यूनिट्स किसके, डीएनए के यहाँ पर बनना शुरू हो गए हैं। तो इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, G1 फेज का नाम देते हैं। अब G1 फेज, इससे पहले कि G1 फेज के बाद अगली फेज स्टार्ट हो, यानी S फेज स्टार्ट हो, S फेज स्टार्ट हो, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि सेल साइकिल से G1 फेज के दौरान, यानी G1 फेज के दौरान ये सेल साइकिल से क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं। सेल साइकिल से आउट हो जाते हैं और एक फेज़ होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, G0 फेज़। G0 फेज़ में दाखिल हो जाते हैं। ये G0 फेज़ में जो दाखिल होना है सेल का डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पे। कुछ सेल जो होते हैं डेज, कुछ वीक्स और कुछ मंथ्स, और कुछ ऐसे होते हैं इवन लाइफ टाइम के लिए क्या होते हैं, फर्दर प्रोलिफरेट नहीं होते, यानी फर्दर उनकी डिवीज़न नहीं होती, तो वो किस फेज़ में चले जाते हैं, G0 फेज़ में चले जाते हैं। जैसे लाइफ टाइम के हम एग्जांपल देते हैं कि नर्व सेल्स हो गए, नर्व सेल्स जिसको आप क्या कहते हो, न्यूरॉन्स। इसी तरह से आई लेंस सेल्स, आई लेंस सेल्स ये क्या होते हैं, फर्दर प्रोलिफरेट नहीं होते और किस फेज़ में चले जाएंगे, G0 फेज़ में चले जाते हैं। तो लिहाजा आपको क्लियर हो कि G1 फेज़ में क्या क्या यहाँ पर आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट हमने क्या बताया है, इसमें S फेज़ है। S का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज़ कहलाती है। सिंथेसिस फेज़ इसको क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है इंटरफेस की, जिसमें आप क्या चीज़ देखेंगे, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, यानी डबलिंग ऑफ डीएनए होगा। एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। जैसे ही ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके सामने डबलिंग हो रही है, किस चीज़ की, क्रोमोसोम्स की। इसमें क्रोमोसोम्स की आपको क्या नज़र आएगी, डबलिंग नज़र आएगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम किस में हो रहा है, एस फेस यानी सिंथेसिस फेस में होती है। इसीलिए हमने कहा कि ये
इंतहाई अहम फेज़ है किसकी, इंटरफेस की, यानी इंटरफेस से रिलेटेड का मतलब क्या है, सेल साइकिल्स की इंपॉर्टेंट फेज़ कहलाती है, इसको हम एस फेज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फेज़ कौन सी आएगी, G2 फेज़। G2 फेज़, यहाँ पे G का अगेन मतलब क्या है, गैप, तो इसको आप गैप 2 फेज़ का नाम भी दे सकते हो, दे आल्सो कॉल्ड गैप 2 फेज़। अब इसमें जो डिफरेंट हमें इवेंट्स नज़र आते हैं वो कौन कौन से इवेंट्स नज़र आएंगे, यानी इसमें मेनली एनर्जी स्टोरेज होती है, किसके लिए, ये बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी मूवमेंट्स के लिए, इनकी मूवमेंट के लिए क्या होगा, एनर्जी स्टोरेज होगी। और इसी तरह से ख़ास जो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आरएनए, और इसी तरह से प्लस ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बनना। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स और ये आरएनए बेसिकली कंपोनेंट्स किसके होते हैं, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्पिंडल्स, इनका बनना ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से इसमें फर्दर डिफरेंट टाइप्स की क्या बन जाती हैं, प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो इसी तरह से एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, इसका इकट्ठा होना। इसी तरह से ये जो सब यूनिट्स होते हैं आरएनए, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वगैरह, जो कि बेसिकली किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, डेफिनेटली स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये, और इसी तरह से और जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है फॉर सेल डिवीजन, ये फर्दर यहाँ पे क्या होती हैं, सिंथेसाइज होती है। इसको हम टेक्निकली क्या नाम देते हैं, G2 फेज़ का नाम देते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि सेल साइकिल को आपने 2 मेन फेजेस में डिवाइड किया है। पहली कौन सी होती है, इंटरफेस, और दूसरी हमने क्या, सेल डिवीजन यानी माइटोसिस। इंटरफेस जो होता है ये इसको फर्दर 3 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। हमने डिटेल बताई किसके बारे में, G1 फेज़, फिर उसके बाद G0 फेज़ क्या होती है, ये भी आपको क्लियर हो कि किस स्टेज पर सेल जो होता है वो सेल साइकिल से आउट होता है। ये भी अहम पार्ट है जो कि आपसे क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो फिर इस तरह से इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स के MCQs में जो अहम चीज़ पूछी जाती है कि वो ये पूछी जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। यानी जैसे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्री, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम पोस्ट का, प्री एंड पोस्ट। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर। तो आपको मालूम हो कि जो ये सेल साइकिल है इसके जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, इसमें किस फेज़ के बाद कौन सा फेज़ स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह से कौन सा फेज़ है उस है जिससे पहले उस फेज़ के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि उससे पहले कौन सी फेज़ होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर G1 फेज़ है तो हम इसको क्या कहेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज़। पोस्ट माइटोटिक, माइटोसिस के बाद सेल डिवीजन कंप्लीट हुई है, पोस्ट माइटोटिक फेज़ इसलिए कहते हैं कि ये माइटोसिस के बाद सेल एंटर हुआ है नेक्स्ट साइकिल में। नेक्स्ट साइकिल में पहला फेज़ कौन सा आएगा, इंटरफेज़। इंटरफेज़ में पहला फेज़ कौन सा आएगा, G1 फेज़, तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट फेज़ कौन सी आ रही है, S फेज़ आ रही है। तो S फेज़ से चूँकि ये पहले है तो इसको हम G1 फेज़ को S फेज़ के लिए क्या कहेंगे, प्री S फेज़ कहेंगे, ये प्री सिंथेसिस फेज़ का नाम देंगे। फिर S फेज़ किससे पहले आ रही है, यह आप देख सकते हैं G2 फेज़ से पहले। तो प्री G2 फेज़ कौन सी होगी, S फेज़ होगी, और पोस्ट S फेज़ कौन सी होगी, वो G2 फेज़ कहलाएगी। तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि प्री का वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, पोस्ट का वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये आपसे MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ऑप्शंस आपको आती हैं, उन ऑप्शंस के हिसाब से आपने विजिलेंट रहना है और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसको हमने करेक्टली किस तरह से इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करना है। तो लिहाजा ये आपके सामने क्या है, इंटरफेस। अब इसके बाद इसमें देखिए कि जो हम सेल साइकिल, नेक्स्ट तो हमने आगे डिटेल से डिस्कस करना है किस चीज़ को, सेल डिवीजन को, उसकी तरफ हम आते हैं। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ आ जाती है कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा। सेल साइकिल का ड्यूरेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके लिए देखिए हम इसमें ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल,
इसमें आप ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस देते हैं और ह्यूमन बीइंग में एवरेज सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो लिया जाता है एवरेज ये 24 आवर्स लिया जाता है। आप इन 24 आवर्स को अगर आप देखें तो इसमें आपको डिफरेंट फेजेस नज़र आ रही हैं। पहले कौन सी है इसमें देखिए कि G1 फेज़ है, फिर उसके बाद S फेज़ है, S फेज़ के बाद G2 फेज़ है और फिर उसके बाद सेल डिवीजन यानी माइटोसिस है। तो अब देखिए इसमें 24 आवर्स को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। G1 फेज़ टेक 9 आवर्स, इसी तरह से S फेज़ 10 आवर्स, इसी तरह से G2 फेज़ 4.5 आवर्स और जबकि माइटोसिस टेक ओनली 30 मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट माइटोसिस। तो टोटल आप देखें इसका टाइम कितना बन जाएगा, दैट इज़ 24 आवर्स। ये किसका है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इसी तरह से बच्चों इसमें मालूम हो कि आपको जैसे यीस्ट की एग्जांपल दी जाती है। यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। इसमें जो टोटल ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज़ व्हाट 90 मिनट्स, यानी एक सेल पूरे सेल साइकिल की जिस डिफरेंट फेजेस से जो गुजरता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कितने अर्से में कंप्लीट, कितने टाइम में कंप्लीट होता है, दैट इज़ ओनली इन 90 मिनट्स। तो इसका आपको एक रफली बताया गया है। डिफरेंट सेल्स का जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का, किसी का बहुत कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा भी होता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पर। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कोड किया गया है। तो लिहाजा अब आपको ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट जो फेज़ होगी उसकी तरफ भी आएंगे और यानी माइटोसिस की तरफ, सेल डिवीज़न की तरफ, और हम देखेंगे कि उसके क्या डिफरेंट इवेंट्स हैं और साथ साथ हमने इसको स्केच की सूरत में भी देखना होगा ताकि आपसे जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट जो आपने क्वेश्चंस याद करने हो, आपको आइडिया हो कि किस तरह से हमने कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम उसके एक स्केच के ज़रिए भी इसको हम आपको बताएँगे कि किस तरह से आपने MCQs के लिए मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर होना है। तो नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, सेल डिवीज़न का फेज़ माइटोसिस, और साथ ही हमने इसकी डायग्राम को भी फॉलो करना होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि हमने सेल साइकिल में इंटरफेस के बाद बात किसकी करनी है, दैट इज़ व्हाट माइटोसिस की बात करनी है। माइटोसिस के बारे में आपको पता हो कि माइटोसिस क्या है। व्हाट इज माइटोसिस इज़ बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। टाइप ऑफ सेल डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस का नाम देते हैं। टाइप ऑफ सेल डिवीज़न में माइटोसिस जो है बेसिकली है क्या, इसमें वन पेरेंट सेल इज़ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। वन पेरेंट सेल इज़ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। फॉर एग्जांपल ये पेरेंट सेल डिप्लॉइड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होंगे, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, किस में, डॉटर सेल में। तो ये क्या हमने शो किया है, ये पेरेंट सेल कौन सा होता है, द सेल विच इज़ गोइंग टू डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंट सेल, एंड जो सेल बनते हैं उन्हें आप डॉटर सेल्स का नाम देते हो। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम इन द डॉटर सेल एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो इसको आप क्या कहोगे, माइटोसिस का नाम दोगे। फिर दूसरी अहम बात ये होती है कि जो माइटोसिस है ये हैप्लॉइड सेल में भी होती है और डिप्लॉइड सेल में भी पाई जाती है। यहाँ पे हमने क्या शो किया, व्हाट इज दिस, ये हम बेसिकली किसको शो कर रहे हैं, ये डिप्लॉइड सेल को शो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप हैप्लॉइड को शो करते हैं, हैप्लॉइड सेल, तो हैप्लॉइड सेल में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मिसाल के तौर पर ये सेल है, इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और जब ये डिवाइड होगा तो इसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, मेंटेन होंगे। आपको डिफरेंट रेफरेंसेस मिलते हैं हैप्लॉइड के हवाले से। फंजाई में आप देखते हैं क्या होता है, सेल डिवीजन मोस्टली हैप्लॉइड सेल्स में हो रही होती है। इसी तरह से फिर आप आगे चलें, आप इसमें रेफरेंस के तौर पर एग्जांपल देना चाहें, जब ये गेमीट्स बनते हैं इन प्लांट्स, आप गेमिटोफाइट स्टेज पढ़ते हो इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। आपको मालूम है प्लांट में मियोसिस कब होती है, रिडक्शन डिवीजन, एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होती है।
और प्लांट्स में जो गेमीट फॉर्मेशन जो होती है वो किसके ज़रिए, बेसिकली आप गौर करेंगे वो माइटोसिस के ज़रिए हो रही है। और माइटोसिस यानी किस स्टेज में गेमीट बनते हैं, गेमीटोफाइट स्टेज में बनते हैं। और गेमीटोफाइट प्लांट का क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, तो लिहाजा उसमें जो सेल डिवीजन होगी वो माइटोसिस होगी, वो हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो कि माइटोसिस क्या है, ये किस किस्म की सेल में होती है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल दोनों में होती है। और फिर उसके बाद आप इसको जब डिटेल से स्टडी करते हो माइटोसिस को, तो याद रखिएगा हमारे सामने प्लांट सेल भी हैं और एनिमल सेल्स भी हैं। इनमें जो बेसिक पैटर्न है सेल डिवीजन का ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जाहिर बात है प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं। तो हम इनिशियली इसमें फोकस करेंगे सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स, और बाद में फिर हम देखेंगे कि प्लांट सेल्स में जो सेल डिवीजन हो रही है और एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन हो रही है उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि जो माइटोसिस है इसको हम कितनी कैटेगरी, कितनी फेजेस में फर्दर डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा इसकी 2 मेजर फेजेस हैं, किसकी, माइटोसिस की। ये हमने लिखा माइटोसिस, इसको हम 2 मेजर फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 इसमें आ जाएगा दैट इज कट। नंबर 1 इसमें आ जाएगा कैरियोकाइनेसिस, और नंबर 2 इसमें आ जाएगा साइटोकाइनेसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियन न्यूक्लियस को कहते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को आप टेक्निकली क्या कहोगे, कैरियोकाइनेसिस। साइटोस किससे लिया है, काइटोस से लिया गया। काइटोस का मतलब क्या होता है, सेल। तो काइटोस सेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो डिवीजन ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस का नाम देंगे। इस तरह ये माइटोसिस को आप 2 मेजर इवेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब जो कैरियोकाइनेसिस है इसके बारे में देखिए कि कैरियोकाइनेसिस को आपने क्या करना होता है, फर्दर डिवाइड करना होता है इनटू 4 फेजेस। 4 फेजेस में इसको आप डिवाइड करते हैं। 4 फेजेस इसकी कौन कौन सी हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये इसकी क्या आ जाती है, आपके पास 4 सब फेजेस आ जाती हैं। तो इस तरह हमने क्या करना होगा कि पहले तो ये माइटोसिस को डिटेल से विद रेफरेंस टू कैरियोकाइनेसिस डिस्कस करना है। तो एट द एंड हम देखेंगे कि हाउ द सेल इज़ गोइंग टू डिवाइड, साइटोकाइनेसिस किस तरह से होता है। कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की डिफरेंट फेजेस को स्टडी करें। हमने सबसे पहले क्या देखना है, माइटोटिक अपरेटस क्या होता है। माइटोटिक अपरेटस, और ये स्पेशली हम किस रेफरेंस से सबसे पहले देख रहे हैं, विद रेफरेंस टू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के हवाले से इसको हमने देखना है माइटोटिक अपरेटस को। अब देखिए बिफोर स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन यानी इंटरफेस के दौरान सबसे पहले क्या होगा कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स आपको मालूम है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नियर द न्यूक्लियस इन दी साइटोप्लाज्म। इंटरफेस के दौरान ये क्या होते हैं, इनकी डबलिंग हो जाती है। 1 पेयर से कितने बन जाएंगे, 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स बन जाएंगे। इससे 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। अब 2 पेयर जो सेंट्रियोल्स के बने हैं, अब ये ईच पेयर ये स्टार्ट टू मूव करेगा, किस तरफ जाएगा, ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाएगा। अपोजिट पोल्स पे जब जाएगा तो ये जो डिवाइडिंग सेल है, ज़ाहिर हम डिवाइडिंग सेल को स्टडी कर रहे हैं ना, तो डिवाइडिंग सेल जो होगा इसमें क्या चीज़ ये इस्टेब्लिश करेगा, बाइपोलैरिटी ऑफ द डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल की क्या बनाएगा, ये बाइपोलैरिटी को इस्टेब्लिश करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि ये हमने यहाँ पे सेल शो किया है, डिवाइडिंग सेल है ये, इसमें आप क्या शो कर रहे हो, व्हाट इज दिस,
न्यूक्लियस, और यहाँ पर हमने बताया इंटरफेस के दौरान डबलिंग हुई और कितने 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स हो गए। अब इन्होंने मूव करना है टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाना है, यानी एक इस पोल की तरफ जाएगा और एक इस पोल की तरफ जाएगा। नतीजा क्या होगा कि इसके रिजल्ट के तौर पर ये देखिए कि ये सेल हम दोबारा से शो कर रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस अभी तक प्रेजेंट है, ये मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। ये अपोजिट पोल्स की तरफ जब जाएगा यहाँ पहुँचेगा और इसी तरह से यहाँ पे ये सेंट्रियोल जो होगा यहाँ पे पहुँचेगा। 1 पेयर सेंट्रियोल, ये 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अपोजिट पोल्स पे जाएंगे तो क्या स्टैब्लिश की इन्होंने? बाइपोलैरिटी ऑफ द डिवाइडिंग सेल। इन्होंने बाइपोलैरिटी ऑफ द डिवाइडिंग सेल क्या कर दी? आपने स्टैब्लिश कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट होगा वो आपने क्या देखना होगा कि इसमें जो ख़ास हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे वो किस तरह से इस्टेब्लिश होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड करोगे। 3 कैटेगरीज क्या होंगी? सबसे पहले आपने बताना होगा नंबर 1 एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम पर गौर कीजिए। दोज माइक्रोट्यूब्यूल्स विच गिव राइज व्हाट? ये क्या देंगे? एस्टर्स का देंगे। ये दे विल गिव राइज एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ रेस को कहते हैं विच सराउंड द सेंट्रियोल। या आपके पास सेंट्रियोल है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम शो कर रहे हैं सेंट्रियोल को, तो व्हाट आर दीज आर ग्रुप ऑफ रेस। इन ग्रुप ऑफ रेस को हम टेक्निकली क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एस्टर्स। ये आपके पास एस्टर्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाएगी किस चीज़ की? स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स की। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? नाम से जाहिर है, जिससे क्या बनेंगे? स्पिंडल्स बनेंगे। इसको 2 कैटेगरीज में आपने डिवाइड करना है। एक इसमें नंबर 1 आएगा काइनेटोकोर स्पिंडल्स का काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और दूसरा इसमें रेफरेंस आप किसको दोगे? दैट इज पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन कौन सी है? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब नाम से ही जाहिर होगा, इसी से आपने किसका नाम बताना होगा? टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यानी अगर हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे तो इससे क्या बनेंगे? काइनेटोकोर स्पिंडल्स। काइनेटोकोर स्पिंडल्स। जबकि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनेंगे? पोलर स्पिंडल्स। ये पोलर स्पिंडल्स बनेंगे। तो आपने देखा कि 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 3 कैटेगरीज इसकी बनती हैं। पहली कौन सी है? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये आप देखा क्या बनाते हैं? एस्टर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ रेस विच सराउंड द सेंट्रियोल्स। फिर उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी की तरफ आते हैं। वो क्या होते हैं इसके? द बेसिकली स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो आपको 2 कैटेगरीज में इसको आप डिवाइड करते हैं, तो ओवरऑल 1, 2, 3 इस तरह से भी आप कह सकते हो कि इसमें स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स में काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दूसरे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है क्या बनाएंगे? काइनेटोकोर स्पिंडल। और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्या बनाना होगा? दैट इज पोलर स्पिंडल। अब आपको ये मालूम हो, क्लियर होना चाहिए कि जो ये काइनेटोकोर स्पिंडल नाम पर से जाहिर होता है कि हम किस लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए आपने न्यूक्लियस के टॉपिक में भी आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये इसकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे आपको क्या बताया गया था? 2 प्लेग्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ये क्या होती है? अपोजिट साइड्स पे क्या होती है? प्लेग ऑफ प्रोटीन्स होती है, जिसको आप क्या कहते हो? काइनेटोकोर प्रोटीन्स। ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स कहलाती है, इसको आप काइनेटोकोर प्रोटीन्स का नाम देते हैं। अब ये जो काइनेटोकोर स्पिंडल्स होते हैं सेल डिवीजन के दौरान आगे चलकर आपने इसको डिस्कस करना होगा। ये अटैचमेंट होती है इसकी किसके साथ? क्रोमोसोम के साथ। ये एक स्पिंडल कहाँ से आता है? एक पोल से, और एक स्पिंडल आता है
दूसरे पोल से, और ये किसके साथ अटैच होते हैं, ये अटैचमेंट इसकी किसकी होती है, दैट इज़ विद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे किस जगह से, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज़ ये इसका बेसिकली ये साइट होता है जहाँ पर ये क्या मौजूद है, ये आपको मालूम है, यहाँ पे प्लेग ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और प्लेग ऑफ प्रोटीन्स से अटैचमेंट हो रही है किस चीज़ की, काइनेटोकोर स्पिंडल्स की। इसी तरह दूसरे कौन से पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये कहाँ से आएंगे, अपोजिट पोल्स से आएंगे। अपोजिट पोल्स कहाँ से आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक हमने यहाँ शो किया हुआ है क्या, सेंट्रियोल साथ एस्टर्स। इसी तरह से यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ये आपके सामने क्या है, ये आपके पास सेंट्रियोल्स हैं और ये क्या है, ग्रुप ऑफ रेस यानी एस्टर्स है। आप जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ये क्या होंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ से इस तरह से देखिए, ये यहाँ से आएंगे ये, और इसी तरह ये यहाँ, इसी तरह से आप ये शो कर सकते हैं इस तरह। ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। इस तरह से ओवरलैपिंग होती है और ये क्या करते हैं, इंटर डिजिटेट। ये जिस तरह से ये आप देख रहे थे डिजिट्स होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर डिजिटेट करना। तो इनको आप क्या कहते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। दे आर कहाँ से आते हैं, फ्रॉम देयर अपोजिट पोल्स। इनका याद रखिएगा एक और अहम पॉइंट, इनका क्रोमोसोम्स के साथ कोई लिंक नहीं होता। क्रोमोसोम के साथ इसका कोई लिंक नहीं, क्रोमोसोम के साथ लिंक सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, काइनेटोकोर स्पिंडल्स का होगा। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो लिहाजा अब यहाँ तक आप गौर कीजिएगा कि हमने क्या बात की कि माइटोटिक ऑपरेटस एनिमल सेल्स में आपके सामने समरी आ जाती है, आप उसको समराइज़ करोगे कि माइटोटिक ऑपरेटस जो है ये क्या कि इसके कंपोनेंट्स मेजर कौन कौन से हैं, देख सकते हैं सेंट्रियोल्स हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ अगर कलेक्टिवली क्या कहोगे, स्पिंडल्स आ जाएंगे। सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल्स, दो तीन तरह की स्टेटमेंट आती हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा माइटोटिक ऑपरेटस के लिए। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, ये सेंट्रियोल्स प्लस स्पिंडल्स कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, माइटोटिक ऑपरेटस इन एनिमल सेल्स। इसी तरह दूसरा इसमें रेफरेंस आपको क्या मिलेगा, सेंट्रियोल्स, एस्टर्स और फिर उसके बाद एंड स्पिंडल्स। इनको आप कलेक्टिवली क्या कहोगे, माइटोटिक ऑपरेटस का नाम दोगे, ये इसका माइटोटिक ऑपरेटस कहलाता है। अब इस माइटोटिक ऑपरेटस के अगर हम फंक्शन को सम अप करें तो आपको आइडिया हो कि इसका मेन क्या रोल हो रहा है। रोल के बारे में आप इस तरह सिस्टमेटिकली आप देखिए कि सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये इनका काम क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कैप्चर करना किस चीज़ को, क्रोमोसोम्स को, फिर उसके साथ अपनी क्या करना, अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद ये क्या करेंगे, इनकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद एट द एंड जब सेल डिवीजन कंप्लीट होने की तरफ जाएगी, एनाफेज के दौरान आप देखेंगे इनकी क्या होगी, सेपरेशन। तो लिहाजा आप गौर करें कि कैप्चर करना क्रोमोसोम को, अपने साथ अटैच करना, फिर उसकी अलाइनमेंट, जैसे आप उसमें पढ़ोगे मेटाफेज प्लेट कैसे बनती है, इक्वेटोरियल प्लेट, और फिर उसके बाद एनाफेज के दौरान उसकी सेपरेशन कैसे होती है। तो हम सम अप कर रहे हैं किस चीज़ का, ये माइटोटिक ऑपरेटस का फंक्शन, to capture the chromosome, attachment of chromosome, alignment of chromosome, at the end separation of chromosome। तो इस तरह ये माइटोटिक ऑपरेटर्स के आपके सामने डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। तो बच्चों ये जब आप प्लांट सेल की तरफ जाओगे तो प्लांट सेल में आपने पहले बताया हुआ है कि प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन माइटोटिक ऑपरेटस। तो इसमें क्या होते हैं, प्लांट सेल में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज माइटोटिक ऑपरेटस, तो आप ओनली स्पिंडल्स कंसीडर्ड एज व्हाट, माइटोटिक ऑपरेटस। तो आप कहेंगे यहाँ तो सेंट्रियोल से, ये जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, इससे ओरिजिनेट हो रही क्या चीज़, स्पिंडल फाइबर। तो प्लांट में आपसे पूछा जाता है कि प्लांट में तो सेंट्रियोल होते नहीं हैं, तो ये किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। आपको ये भी मालूम हो कि ये प्लांट्स में जो है ये ओरिजिनेट तो इसी साइड से होते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि सेंट्रियोल नहीं होते, लेकिन ये रीजन ज़रूर होता है। इस रीजन के लिए फिर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड, एनालोगस रीजन।
एनालोगस रीजन का नाम देखिए। आपने एवोल्यूशन में जब जाके पढ़ोगे एनालोगस ऑर्गन्स और होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, एनालोगस का मतलब क्या होता है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम ना हो, तो इसे आप क्या कहोगे, एनालोगस। यानी आप देखिए एनिमल सेल में क्या मौजूद है, सेंट्रियोल, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, तो लिहाजा इस रीजन को हम क्या कहेंगे, एनालोगस, क्योंकि इनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यानी एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट। तो यहाँ लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ से क्या चीज़ ओरिजिनेट हो रही, स्पिंडल फाइबर, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है। तो बच्चों ये भी पॉइंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इसी तरह ये जो स्पिंडल्स वगैरह हमने डिस्कस किए हैं 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के हवाले से, इन स्पिंडल्स की केमिकल नेचर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी केमिकल नेचर क्या होती है, ये स्पिंडल्स की केमिकल नेचर, तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसकी केमिकल नेचर जो है दैट इज़ मेनली इसमें ट्रेसेस ऑफ आरएनए और प्लस इसमें क्या होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये इसकी क्या है आपके सामने केमिकल कंपोजिशन है किस चीज़ की, स्पिंडल्स की। तो अब आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टमेटिक अप्रोच कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा आपको चीज़ों के बारे में ग्रिप होगी, तो यू कैन ईजीली हैंडल एंड यू कैन ईजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। उसके आप आसानी से उसके ऑप्शंस को आप अटेम्प्ट कर सकोगे। तो ये बेटा क्या था अबाउट माइटोटिक ऑपरेटर्स। अब हम उसके बाद आ रहे हैं किस तरफ, मेजर फेजेस की तरफ। यानी अब आपको फेजेस में डिटेल देनी है किस चीज़ की। सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को आप टेक्निकली क्या नाम दे रहे हो, टेक्निकली कैरियोकाइनेसिस। तो हमने अब देखनी है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में आप इसको फर्दर सब फेजेस में डिवाइड करते हो। इसकी सब फेजेस जो है आपको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सिस्टमेटिकली उनको लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपके पास कौन सी आ रही है, प्रोफेज। प्रोफेज इसमें देखिए कि इससे पहले कौन सी फेज थी, प्रोफेज से पहले इंटरफेज थी। इंटरफेज के दौरान आप क्या देखते हो कि इंटरफेस के दौरान हम बात करते हैं किस चीज़ की, क्रोमोसोम्स की। सवाल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आया प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम विजिबल होते हैं या नहीं होते, तो आपका आंसर क्या होगा कि क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते। इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आप यूज़ करें तब भी आपको वो नज़र नहीं आते। रीज़न क्या होती है कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं क्या होते हैं, डीकंडेंस्ड होते हैं। डीकंडेंस्ड का मतलब अनक्वाइल्ड, अनफोल्ड होते हैं। और किस सूरत में पाए जाते हैं, दे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। और अगर हमने इसको आइडेंटिफाई करना हो क्रोमेटिन को, ऑब्वियसली इसमें मेन कंपोनेंट आप बताते हो क्या होता है, एक तो डीएनए होता है, प्लस उसकी क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो लिहाजा इसके लिए बाकायदा हिस्टोलॉजिकल स्टेन आप यूज़ करते हैं, किसके लिए, डीएनए के लिए। तब आप क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं किस में, सेल में। तो लिहाजा इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम आपको नज़र नहीं आते। ये क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन नेटवर्क की सूरत में मौजूद होते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्टेन और फॉर डीएनए, इसके ज़रिए हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मालूम हो कि इंटरफेस के दौरान जो क्रोमेटिन है, यानी क्रोमोसोम के जो बेसिकली जो थ्रेड्स होते हैं, एक थ्रेड जो होता है वो 2 थ्रेड्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। यानी डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी होती है, क्रोमोसोम की डबलिंग हो चुकी होती है। बेशक वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब देखिए कि इसमें हम क्या बात करते हैं कि जब प्रोफेज स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, क्रोमेटिन नेटवर्क या किस सूरत में होते हैं क्रोमेटिन, ये किस सूरत में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स होते हैं। इनकी स्टार्ट हो जाएगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस, यहाँ पे कौन सी कंडेंसेशन की, ये कंडेंसेशन जो है बेसिकली किसको कहते हैं, क्वाइलिंग प्लस
फोल्डिंग, कॉइलिंग एंड फोल्डिंग होगी किस चीज़ की, क्रोमेटिन नेटवर्क की। तो लिहाजा ये कॉइलिंग और फोल्डिंग के रिजल्ट के तौर पर आपको ये क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन फाइबर की सूरत में, क्रोमोसोम्स की सूरत में नज़र आएंगे। ये क्रोमोसोम की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो ये जो क्रोमोसोम हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये हमने एक इसका थ्रेड शो किया, ये इसका दूसरा थ्रेड, और ये इस तरह से ये आ रहे हैं। ये इसका क्या आ गया आपके पास, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमेयर, ये इसका सेंट्रोमेयर है। ये इसका आपने क्या शो किया है, ये क्रोमेटिड्स, ये इसके क्रोमेटिड्स आ रहे हैं। ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के, इनको आप क्या कहते हो, सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये हमने पहले बताया कि ये इसकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमेयर है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद इसमें आप गौर कीजिएगा, ये क्रोमोसोम जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड प्लस ये इसका सेंट्रोमेयर हो, तो इसको हम क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम कहते हैं, प्रोफेज क्रोमोसोम का नाम देते हैं। रेंज ऑफ साइज आपको डाटा की फॉर्म में दिया जाता है 0.25 माइक्रोमीटर से लेके ये 50 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या होता है, आप इसके साइज़ के बारे में बता सकते हैं। उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 0.25 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक, ये किसकी, क्रोमोसोम के साइज़ के बारे में आपको डाटा इन्फॉर्मेशन, ये रेंज इसकी बताई जाती है। आप देखिए कि प्रोफेज के दौरान फर्दर हम आगे चलेंगे। एक तरफ माइटोटिक ऑपरेटस बना, जिसमें आपको बताया एनिमल सेल में सेंट्रियोल, एस्टर्स और उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स थे। अब उसमें ग्रेजुअली क्या होगा कि दूसरी तरफ ये प्रोफेज में आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, एनवेलप, या जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या होना शुरू हो जाएगी, इट विल बी डिसअपियर, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, इट विल बी डिसअपियर, ये डिसअपियर। इसी तरह से ये जो न्यूक्लियोलाई होते हैं, दे आल्सो, ये भी डिसअपियर, ये भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं फिर नतीजा क्या होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा, न्यूक्लियर मटेरियल ये किस में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, मोर विस्कस, ये और ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ भी एक पॉइंट याद रखना है कि किस स्टेज पर साइटोप्लाज्म क्या होता है, मोर विस्कस होता है। किस स्टेज पे आपने देखना है कि कहाँ पे आके ये न्यूक्लियोलाइड इसके डिसअपियर हो रहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। तब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो, इसका मतलब न्यूक्लियस डिसऑर्गेनाइज हो गया, और इसकी जगह कौन ले लेगा, इसकी जगह ले लेगा माइटोटिक ऑपरेटस। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखिए, हम इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे अगर हम शो करें, ये आपके सामने क्या है, सेल है। व्हाट इज़ दिस, 1 सेंट्रियोल, और ये इसका सेंट्रियोल ग्रुप ऑफ रेज, व्हाट आर दीज एस्टर्स, ये इसके क्या है, एस्टर से। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे शो कर रहे हो क्या चीज़, ये इसके स्पिंडल फाइबर्स, ये पोलर स्पिंडल्स आ जाते हैं। इस तरह से ये पोलर स्पिंडल्स इसमें आप शो कर रहे हैं, दीज आर व्हाट, पोलर स्पिंडल। फिर इसी तरह से ये क्रोमोसोम्स हैं आपके पास, ये क्रोमोसोम्स, इस तरह से ये क्रोमोसोम्स, हम एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को उसको लेके चले, तो ये 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको रैंडमली नज़र आ रहे हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया कि अब ये क्या होगा, ग्रेजुअली ये क्या हो, ये ब्रोकन लाइन इंडिकेट करती है ग्रेजुअली डिसअपियर हो रही है। न्यूक्लियोलस जो है ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ तक क्या होती है इसकी प्रोफेज। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज़ की तरफ आएंगे हम। मेटाफेज़ में आपने देखना है सबसे पहली चीज़ क्या बताते हैं हम, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या है, ये अब कंटिन्यू, ये कंटिन्यूड होता है, यानी अब ये जारी है। नतीजा क्या होगा, कंडेंसेशन यानी कॉइलिंग और फोल्डिंग के रिजल्ट के तौर पर ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, ये क्रोमोसोम्स जो होंगे ये शॉर्टर, छोटे होते जाएंगे, एंड थिकर, शॉर्टर और थिकर, यानी इनका साइज होगा वो छोटा होता जाएगा, और वो थ्रेड जो होगा वो क्या होगा, थिक हो जाएगा। किस वजह से, कॉइलिंग एंड फोल्डिंग यानी कंडेंसेशन की वजह से।
और उसके बाद आपको माइटोटिक ऑपरेटर्स के बारे में हमने पहले बताया था कि जो ये क्रोमोसोम है प्रोफेज क्रोमोसोम, इसमें ये सेंट्रियोल जो सेंट्रोमेयर के बारे में हमने बताया है, सेंट्रोमेयर के अराउंड यहाँ पे क्या होती है, काइनेटोकोर प्रोटीन्स होती है। और इन काइनेटोकोर प्रोटीन्स के साथ अटैचमेंट किसकी होगी, ये काइनेटोकोर स्पिंडल्स की होगी। ये काइनेटोकोर स्पिंडल इसके साथ अटैच होगी, वन फ्रॉम ईच पोल, एक पोल से एक काइनेटोकोर स्पिंडल और एक किसके साथ अटैचमेंट होगी, ये भी आपको क्लियर हो, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ इसकी अटैचमेंट होगी। ये आपके पास स्पिंडल कौन से हैं, दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर स्पिंडल। इस तरह से काइनेटोकोर स्पिंडल्स के साथ अटैचमेंट होगी। तो अब आप इसमें एक और अहम चीज़ गौर करेंगे कि एक क्रोमोसोम के साथ हाउ मैनी काइनेटोकोर स्पिंडल्स आर देयर, एक पोल से एक आ रहा है, दूसरे पोल से एक आ रहा है, यानी एक क्रोमोसोम के साथ कितने काइनेटोकोर स्पिंडल अटैच है, 2। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। मेटाफेज स्टेज के दौरान, मेटाफेज के दौरान नंबर ऑफ, इसमें आपसे काइनेटोकोर स्पिंडल के बारे में पूछा जाता है, नंबर ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल कितने होंगे। तो आपको मालूम हो कि यहाँ पे 46 तो क्रोमोसोम है, देन हाउ मैनी काइनेटोकोर स्पिंडल वुड बी देयर, दैट इज़ ऑफ व्हाट, 92, ये इसके डबल हो जाएंगे। तो ये भी अक्सर MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको मालूम हो कि ये क्या स्टेप है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो लिहाजा अब ये अटैचमेंट क्या क्या हुआ कि इसने कैप्चर किया, अपने साथ अटैच किया, किसने, स्पिंडल फाइबर्स ने, काइनेटोकोर ने अपने आप को क्रोमोसोम के साथ अपने अटैचमेंट की। अब ये क्या करेंगे, इनकी अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट, अब इनकी क्या होगी, अलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट किस तरह से होती है, इसको डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मेटाफेज सेल है, ये प्रोफेज थी, अब ये क्या है, मेटाफेज है। मेटाफेज में हमने क्या शो किया, व्हाट आर दी द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, व्हाट आर दीज ग्रुप ऑफ रेज, ये ग्रुप ऑफ रेज क्या है, एस्टर्स, ये आपके सामने एस्टर्स आ जाएंगे। फिर इसमें हम यहाँ पर शो कर रहे हैं क्या चीज़, क्रोमोसोम्स, ये आपके सामने हमने क्रोमोसोम्स शो किए, ये हमने तरतीब से क्या शो किए, 4 क्रोमोसोम, चूँकि 4 हम लेके चल रहे हैं तो लिहाजा 4 क्रोमोसोम यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये क्रोमोसोम जो है ये इनकी क्या हो गई, यहाँ पे अलाइनमेंट हो गई। और ये कौन सा एरिया कहलाता है, इक्वेटर एरिया, इसको हम इक्वेटर एरिया का नाम देते हैं। और यहाँ पे इनकी जो अरेंजमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसके रिजल्ट के तौर पर जो प्लेट बनती है इस प्लेट को नाम दिया जाता है इक्वेटोरियल प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट कहलाती है। और इसी को एक और भी नाम दिया जाता है, इसको आप मेटाफेज प्लेट का नाम भी देंगे, आल्सो कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। तो ये बेसिकली आपको देखने में ऐसा नज़र आ रहा है, देखिए कि जैसे 4 क्रोमोसोम इनके ह्यूमन बीइंग में, तो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम इसका अगर सेल का क्रॉस सेक्शन लें ना, यूँ सेल का यूँ क्रॉस सेक्शन लें, तो ये देखिए ये सेल आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये इसका आपके सामने क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। ये क्या है, इसके सेंट्रियोल्स, और यहाँ से ये क्या आ रहे हैं, इसके स्पिंडल्स आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं रैंडमली इस तरह से ये प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि इसमें पेयरिंग तो क्रोमोसोम्स की होती ही नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम तो इसमें होता ही नहीं। वो आप किस में स्टडी करते हो, वो आप मियोसिस में डिस्कस करते। अब ये आपके सामने क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं, इनमें ये स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे बाकायदा इनकी इस तरह से यूँ अटैचमेंट एक साइड से शो की गई है, एक साइड से शो की गई है। इस तरह से ये क्रोमोसोम्स के साथ इनकी अटैचमेंट है। ये तो बन जाती क्या, मेटाफेज प्लेट बन जाती, जो आपको यहाँ पे नज़र आती है। इसको आप इक्वेटोरियल प्लेट का नाम भी देंगे। तो इस तरह आपने देखा कि माइटोटिक ऑपरेटर्स किस तरह से न्यूक्लियस की जगह लेता है, न्यूक्लियस से इसका जो वॉल्यूम, इसका फैलाव होता है वो ज़्यादा होता है, और साथ साथ किस तरह से कैप्चर करना, अलाइनमेंट करना, क्रोमोसोम्स की इक्वेटोरियल प्लेट बनाना, इसको आप मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो ये आपकी कौन सी फेज़ होगी, दैट इज़ व्हाट, मेटाफेज। नेक्स्ट इसमें फेज़ आ जाएगी एनाफेज। अब एनाफेज में हमने क्या देखना है, एनाफेज में आप क्या देखेंगे कि 2 तरह के आपने स्पिंडल यहाँ पे देखे थे। एक हमने इसमें बताया था आपको
काइनेटोकोर स्पिंडल, ये आपके पास काइनेटोकोर स्पिंडल थे, और दूसरे इसमें आपने पोलर स्पिंडल्स की बात की थी। अब काइनेटोकोर स्पिंडल्स अटैच किसके साथ हैं? अभी हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो भी किया था, यहाँ पे हम दोबारा से इसको शो कर देते हैं। ये आपके सामने क्या है? क्रोमोसोम। ये इसका सेंट्रोमेयर है, इसके साथ अटैचमेंट किसकी है? काइनेटोकोर स्पिंडल्स की। आप देखिए कि ये जो इसमें काइनेटोकोर स्पिंडल्स हैं ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो पोलर स्पिंडल्स ये क्या होंगे? इलोंगेट्स। ये जब इलोंगेट होंगे इस पोलर स्पिंडल और दूसरी तरफ ये काइनेटोकोर स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये इसको यहाँ पुश करेंगे, ये इसको यहाँ पुश करेंगे। नतीजा क्या होगा? सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाएगा। सेंट्रोमेयर जब डिवाइड होगा तो इसमें आप देखिए कि एक जो क्रोमेटिड है वो इस तरफ आ जाएगा और एक क्रोमेटिड जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा। ये कौन से स्पिंडल है? काइनेटोकोर स्पिंडल। तो एक क्रोमेटिड इधर आ गया और एक क्रोमेटिड इधर। सेंट्रोमेयर इज गोइंग टू डिवाइड। अब ये क्रोमेटिड्स अब कितने हो गए? 2 क्रोमेटिड्स हो गए। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये एक तो क्रोमेटिड्स की बात होती है और दूसरी बात किस चीज़ की होती है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि एनाफेज के दौरान आपके पास ये जो क्रोमेटिड्स हैं जो कि अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे, ये क्रोमेटिड अब क्या कहलाते हैं? ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं बेसिकली ये अब क्या कहलाएंगे? कंप्लीट क्रोमोसोम। आप इसको आप कंप्लीट क्रोमोसोम कह सकते हैं। रीज़न क्या होती है? इंटरफेस के दौरान आपने स्टडी किया है, इसके बारे में बताया कि क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड होता है, एस फेज के दौरान इसकी डबलिंग होती है और डबलिंग के बाद फिर ये एनाफेज के दौरान इसकी क्या हो जाती है? यूँ सेपरेशन हो जाती है। तो ये क्या था आपके पास? एक क्रोमोसोम था, डबलिंग हो गई, एक क्रोमोसोम है लेकिन इसकी 2 यूनिट हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जब तक कि सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है वो एक यूनिट है। फिर उसके बाद एनाफेज के दौरान जब इसका सेंट्रोमेयर डिवाइड होगा तो क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगी। इन क्रोमेटिड्स को आप इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो लिहाजा इस एनाफेज के दौरान अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे डिवाइडिंग सेल के, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं इन डिप्लॉइड सेल केस, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 92 होंगे। इस तरह से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको क्लियर हो कि 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस स्टेज पे आप मेनली फोकस करते हैं? एनाफेज के दौरान करते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होंगे ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस इन द डिवाइडिंग सेल, तो यू मस्ट नो दैट इसकी तादाद कितनी होगी? 92 होगी। इससे पहले हमने किसकी बात की थी? काइनेटोकोर स्पिंडल्स की तादाद बताई थी कि काइनेटोकोर स्पिंडल्स की तादाद कितनी होती है। ह्यूमन बीइंग के सेल्स का हवाला दिया जाए तो अंडरस्टूड बात हो कि 46 क्रोमोसोम के हिसाब से आपने उसको मैनेज करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एनाफेज के दौरान ये क्रोमोसोम्स जो हैं, इसके क्रोमेटिड जो हैं, दे स्टार्ट टू मूव toward their respective pole. Each pole receive a complete set of chromatids now called chromosomes. एक सेट किधर जाएगा? एक एंड पे जाएगा और एक सेट दूसरे एंड पे चला जाएगा। इस तरह से each pole receive a complete set of chromosome। तो ये आपके सामने क्या है? एनाफेज। टीलोफेज। टीलोफेज जो है ये कैरियोकाइनेसिस की कौन सी होती है? लास्ट फेज कहलाती है। आप इसको आसान इजी वर्डिंग में आप कह सकते हो, इट इज़ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का क्या होता है? रिवर्स होता है। वो किस तरह से कि प्रोफेज के दौरान हमने सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी कि क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं उनकी कंडेंसेशन होती है, यानी कंडेंसेशन से मुराद क्रोमेटिन कन्वर्ट होता है इनटू द क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स ऑफ प्रोफेज में आप क्या देखोगे? जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स, इनकी क्या होगी? डी कंडेंसेशन। ये डी कंडेंस होंगे और डी कंडेंसेशन में यानी ये क्या होंगे? अनकॉइल्ड, या फिर साथ आप क्या कहोगे? अनफोल्ड। अनकॉइल्ड होंगे और ये अनफोल्ड होंगे। नतीजा क्या होगा? ये क्रोमोसोम अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे अगेन किस में? इन क्रोमेटिन फाइबर्स। ये दोबारा क्रोमेटिन फाइबर्स पे कन्वर्ट। तो आप देखिए प्रोफेज में क्या था?
कंडेंसेशन थी, क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट हो रहा था क्रोमोसोम में। टीलोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू द क्रोमेटिन फाइबर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें क्या बताते हो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में प्रोफेस में आपने क्या बताया था, डिसअपियर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इट विल बी रीअपियर, ये आपके पास रीअपियर हो जाएगी। क्या चीज़, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे रीअपियर हो जाएगी। इसी तरह से न्यूक्लियोलाई जो कि डिसअपियर हो गए थे ड्यूरिंग प्रोफेस, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम रीअपियर। यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। तो लिहाजा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसी तरह न्यूक्लियोलाई दोबारा से रीअपेयर हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे बनेगी, अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड ये क्या बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। जैसे हमने डायग्रामेटिकली इसमें शो करना है, एनाफेज के दौरान क्या होता है, ये क्या आपके पास सेंट्रियोल्स, ये ग्रुप ऑफ रेज, यानी इसमें आपके पास ग्रुप ऑफ रेज के एस्टर्स। फिर इसमें ये हमने शो किया है किस चीज़ की मूवमेंट, क्रोमेटिड्स की मूवमेंट टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। इसमें ये देखिए, ये एक सेट क्रोमेटिड्स का एक पोल की तरफ जा रहा है और एक सेट जो होता है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहा है। तो ईच पोल रिसीव अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। फिर ये क्या थी इसकी एनाफेज। टीलोफेज में हमने क्या बताया कि अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये आपके पास सेंट्रियोल्स हैं, ये इसके एस्टर्स आ जाते हैं और ये आपके पास पहुंच चुके हैं अपोजिट पोल पे। क्या ये क्रोमोसोम्स विथ सिंगल क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम आपके अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, सेंट्रियोल एस्टर्स। और इस तरह से ये फोर्थ क्रोमोसोम। अब इसमें गौर कीजिएगा, टीलोफेज में क्या हो रहा है कि इसमें अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्ड, इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई। ये क्या था आपके पास एनाफेज और ये क्या आपके पास टीलोफेज। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल इधर आ जाएंगे, सेंट्रियोल इधर आ जाएंगे और इसी तरह से न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई जो होंगे दे विल आल्सो रीअपियर। नतीजा क्या होगा, व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस। एंड रिजल्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट, वन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लिया। यहाँ भी ऑप्शंस पूछी जाती हैं कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, तो उसमें पूछा था ज़्यादा ऑप्शंस में होता है वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। तो स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर जाता है और वो समझता है कि वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू सेल। नो, ये बेसिकली क्या होता है कि वन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई। दिस इज द एंड ऑफ व्हाट, कैरियोकाइनेसिस। इसको हम क्या कहेंगे, एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो बच्चों ये जो फेजेस आपको बताई गई हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, से पहले आपने क्या देखा था, ये कौन सी किसकी फेजेस थी, कैरियोकाइनेसिस की। से पहले हमने इंटरफेस स्टडी किया। इंटरफेस में आपने G1 फेज, S फेज, G2 फेज को डिस्कस किया। ये बेसिकली कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, जिसकी बेस पर आप फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी हम इसको डिफरेंट फेजेस के नाम दे देते, ताकि हमें पता चले कि ये स्टेप है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा, एंड सो ऑन। इसको हम सिस्टमेटिकली लेकर चलते हैं। साइटोकाइनेसिस यानी माइटोसिस सेल डिवीजन का सेकंड मेजर फेज कौन सी है, साइटोकाइनेसिस। नाम पर गौर कीजिएगा, साइटो किससे ले गया, काइटोस। काइटोस का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन ऑफ सेल को आप क्या कहोगे, साइटोकाइनेसिस का नाम दोगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस भी नज़र आएगा। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरह से होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ देखिए कि आपने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा है। सेंट्रियोल से क्या बनते हैं, या इसके अराउंड सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं, एस्टर्स। ये एस्टर्स जो है सेंट्रियोल के अराउंड क्या है, ग्रुप ऑफ रेस एस्टर्स। ये सिग्नल भेजते हैं किस तरफ, इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन पे
एक्टिवेट क्या चीज़ होगी, यहाँ पे आपको पता होगी, यहाँ पे एक्टिवेट होगी, ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होती हैं प्रोटीन्स, ख़ास तौर पर कौन सी प्रोटीन्स, एक्टिन प्लस मायोसिन प्रोटीन। आपने इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मसल्स में के रेफरेंस से, लेकिन आपको मालूम हो यहाँ भी क्या प्रेजेंट होती हैं, ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और ये क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या बनाती हैं, एक कंस्ट्रिक्शन रिंग, कंस्ट्रिक्शन रिंग बनाती। कंस्ट्रिक्शन रिंग जब बनेगा तो ये कंस्ट्रिक्शन, नाम से गौर कीजिए, कंस्ट्रिक्ट हो जाना, ये बाकायदा कंस्ट्रिक्ट होगा, ये कंस्ट्रिक्ट होगा रिंग, और कंस्ट्रिक्ट होने के रिजल्ट के तौर पर ये क्या होगा, शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, शॉर्ट हो जाना शुरू होगा। जब ये शॉर्ट होना शुरू होगा तो फिर क्या बनेगा, क्लीवेज फरो। उस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, क्लीवेज फरो का नाम देंगे। इस तरह देखिए कि ये फॉर एग्जांपल हमने एनिमल सेल शो किया है, इसमें ये डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं, दीज आर व्हाट, डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें ये हमने क्या शो किया है, व्हाट आर दीज आर क्रोमोसोम, नाउ दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन नेटवर्क, और ये इसमें क्या है, इसके न्यूक्लियोलस, ये इसके न्यूक्लियोलस है। तो आपको क्या बताया कि ये क्या आपके सामने है, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये इनके क्या हैं, एस्टर्स अभी मौजूद हैं, ये सिग्नल भेजते हैं किस तरफ, इक्वेटोरियल एरिया, ये इसका इक्वेटोरियल एरिया है। यहाँ पे हमने बताया है कि एक्टिवेट होंगी प्रोटीन्स, कौन सी, एक्टिन एंड मायोसिन, और ये यहाँ पर बनाएंगी एक रिंग। इस रिंग को हम क्या नाम देते हैं, कंस्ट्रिक्शन रिंग। ये कंस्ट्रिक्शन रिंग कहलाता है। ये कंस्ट्रिक्शन रिंग जो होता है, जब ये कंस्ट्रिक्ट होता है तो उसके रिजल्ट के तौर पर डिप्रेशन बनना शुरू होगा सेल में। इस तरह से देखिए, ये इसमें आपको डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है, और ये इसके उसी तरह से न्यूक्लियाई, दीज आर व्हाट, न्यूक्लियाई, इसके सेंट्रियोल्स, ये इसके क्रोमेटिड, जो कि अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंस्ट्रिक्शन रिंग जो का ये और छोटा हो गया है और ये डिप्रेशन बनना शुरू हो गया। ये जो डिप्रेशंस बन रहे हैं, दीज डिप्रेशंस आर कॉल्ड क्लीवेज फरो। ये आपके क्लीवेज फरो कहलाते हैं। और ये डीप होते होते एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, ये एट द एंड, ये इसमें आप देखेंगे ये डिवाइड कर देगा सेल को इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। इनमें देख सकते हैं ये क्रोमेटिड्स जो कि अब ग्रेजुअली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स। ये इसके न्यूक्लियाई, तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये इसके क्या है, न्यूक्लियोलस, ये इसका न्यूक्लियोलस। ईच डॉटर सेल कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो इस तरह ये साइटोकाइनेसिस आपने देखा एनिमल सेल्स में किस तरह से होती है। की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, लेकिन सिग्नल कहाँ से जा रहा है, एस्टर सिग्नल, एस्टर्स स्पिंडल्स की तरफ से आ रही है। एस्टर जो है रेस की सूरत में ये सिग्नल भेजेंगे इक्वेटोरियल एरिया की तरफ। ये सिग्नल की रिजल्ट के तौर पर प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी। कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट होंगी, एक्टिन एंड मायोसिन। आपको मालूम है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मसल्स में भी प्रेजेंट होती है। ये कंस्ट्रिक्शन रिंग बनाएंगी और ये कंस्ट्रिक्शन रिंग नाम पर गौर कीजिएगा, कंस्ट्रिक्ट होना। कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ये रिंग क्या होगा, शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब शॉर्ट होगा तो आप देखिए सेल की शेप भी चेंज हो रही है और डिप्रेशन भी बन रहा है। इस डिप्रेशन को आप क्या कहते हो, इसको क्या कहते हो, क्लीवेज फरो का नाम देते हो। ये डिप्रेशन ग्रेजुअली डीप होता जाएगा। इवेंचुअली 1 सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। ये साइटोकाइनेसिस किस में कहलाता है, इन एनिमल सेल। आप इसके मुकाबले में कंपेयर करें आप इसको किसके साथ, विद द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ज़रा सिचुएशन डिफरेंट है। यानी इसमें आपने देखा है कि सेंट्रियोल प्रेजेंट है। प्लांट सेल्स में हमें मालूम है कि सेंट्रियोल्स इसमें क्या होंगे, एब्सेंट। सेंट्रियोल तो इसमें है ही नहीं,
इसके लिए हमने पहले शुरू में बताया था कि इन प्लेस ऑफ सेंट्रियोल जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनालोगस रीजन। एनालोगस का मतलब डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं क्या, स्पिंडल्स। यहाँ पे स्पिंडल कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, फ्रॉम एनालोगस रीजन, यहाँ से स्पिंडल ओरिजिनेट होंगे। और ये स्पिंडल जब ओरिजिनेट होंगे तो एक और अहम बात इसमें फ़र्क आपको नज़र आएगा इसकी किस में, साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ सेल में। वो आप देखेंगे कि इसमें ये ना तो क्लीवेज फरो बनेगा ना ही इसमें कंस्ट्रिक्शन रिंग बनेगा इन केस ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है कि ख़ास मेटाफेज के दौरान ये आपने पढ़ा है गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। गोल्जी बॉडीज से वेजिकल्स निकलते हैं जिसको आप गोल्जी वेजिकल्स का नाम देते हो। ये गोल्जी वेजिकल जैसे प्लांट सेल में इन गोल्जी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। ये हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो गोल्जी वेजिकल्स, अब ये गोल्जी वेजिकल्स मेटाफेज के दौरान जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद लेट टीलोफेज, एंड ऑफ टीलोफेज मीन्स यहाँ पे एंड ऑफ टीलोफेज भी आ सकता है और लेट टीलोफेज भी आ सकता है, तो कोई फ़र्क नहीं है एंड ऑफ टीलोफेज और लेट टीलोफेज के दौरान ये गोल्जी वेजिकल्स जो होते हैं, ये गोल्जी वेजिकल्स जो है इनकी क्या होगी, अलाइनमेंट, इनकी अलाइनमेंट होगी। अलाइनमेंट कहाँ पे होगी, दैट इज़ अगेन इक्वेटोरियल रीजन की तरफ होगी और उसके रिज़ल्ट के तौर पर ये बनाएंगे एक सेपरेशन वॉल। ये सेपरेशन वॉल जो बनती है इसको आप नाम क्या देते हो, फ्रेगमोप्लास्ट। दिस सेपरेशन वॉल इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। इस तरह ये इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं ताकि हमारा और भी जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर वो अपना कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर कर लें, कोई एम्बिग्युइटी कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ये फॉर एग्जांपल आप देखिए प्लांट सेल हमने शो किया है, ये प्लांट सेल है और इसकी ये सेल मेम्ब्रेन से आउटर साइड पे आप क्या देख रहे हैं, सेल वॉल मौजूद है। फिर ये डिवाइडिंग सेल में ये इसके क्या हो गए, दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं। फिर हमने बताया कि ये क्योंकि स्पिंडल जो होते हैं इसमें विदाउट सेंट्रियोल होते हैं, ये विदाउट सेंट्रियोल होते हैं, ये थोड़ा उसका हम शो कर रहे हैं। फिर क्या था कि मेटाफेज में गोल्जी ऑपरेटर्स से क्या बनते हैं, गोल्जी वेजिकल्स बनते हैं और फिर लेट टीलोफेज के दौरान ये इक्वेटोरियल एरिया है, यहाँ पर आकर इनकी क्या होती है, यूँ अलाइनमेंट होती है। ये अलाइनमेंट हो रही है किस चीज़ की, गोल्जी वेजिकल्स की यहाँ पे अलाइनमेंट होती है। अब ये अलाइनमेंट होगी तो उसके बाद ये क्या है, बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये इस सेपरेशन वॉल को आप नाम क्या दोगे, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, फ्रेगमोप्लास्ट। इसको हम फ्रेगमोप्लास्ट का नाम देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो सेपरेशन वॉल बनी है इसमें जो ये वेजिकल्स हैं ये फिर क्या होगा कि इस तरह देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये वेजिकल्स जो होंगे, ये वेजिकल्स इस तरह से हम शो कर रहे हैं, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, दे विल कम मर्ज। इस तरह से ये मर्ज हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पे सेल वॉल मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये इसमें ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होता है। नतीजा क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है इट विल बिकम द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द डिवाइडिंग सेल, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो मटेरियल होता है सेल वॉल मटेरियल, ये क्या बनाएगा, डिवाइडिंग सेल की सेल वॉल बनाएगा। नतीजा क्या होगा कि वन सेल इज़ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगा इनटू टू डॉटर सेल्स। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ आप देखिएगा कि सेल की शेप चेंज नहीं होती, जबकि एनिमल सेल्स में हमने क्या देखा था कि क्लीवेज फरो बनता है और उसमें सेल की शेप भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। तो बच्चों ये हमने जो डिस्कस किया आज, ये टॉपिक
मेनली इसमें हमने किसको फोकस किया है, सेल साइकिल को, और सेल साइकिल्स में हमने जो इसकी डिफरेंट फेजेस थी, इंटरफेज और सेल डिवीजन यानी माइटोसिस, माइटोसिस को इंटरफेज की सब फेजेस, फिर उसके बाद माइटोसिस की सब फेजेस, माइटोसिस की सब फेजेस में आपने कैरियोकाइनेसिस, फिर उसकी सब फेजेस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद उसके एट द एंड हमने क्या देखा, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। तो इस तरह बच्चों ये जो टॉपिक है इसको ज़रा क्रिटिकली देखना है आपने, और एक एक पॉइंट को एक एक जो इसमें आपको चीज़ बताई जाती है, कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली पॉइंट आउट की जाती हैं, उन पॉइंट्स को ख़ास तौर पर आपने फोकस करना है, तो ताकि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस होंगे, वो भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, मज़ीद प्रैक्टिस होगी आपकी, तो फिर आप इसमें गो थ्रू करेंगे एंड होपफुली आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट, अच्छी तरह से इस पर ग्रिप अपनी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।